नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए देश से बाहर राहुल गांधी विदेशियों से मदद मांग रहे हैं। राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन में हैं और उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर उन्हें इतना खतरा लग रहा है कि अब उन्होंने अमेरिका और यूरोप को अलर्ट रहने और भारत के हालात पर नजर रखने की अपील की है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें यह बातें विदेश की यूनिवर्सिटीज में इसलिए बोलनी पड़ रही हैं क्योंकि देश में उनको बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी की चिंता यह है कि 2024 में उनका मुकाबला आरएसएस, मोदी से ज्यादा देश की संस्थाओं से होगा, उन संस्थाओं से जिन पर संघ और मोदी के लोग बैठे हुए हैं। राहुल गांधी की इन चिंताओं का आधार क्या है? क्या देश के हालात ऐसे हो चुके हैं कि हमारे लोकतंत्र को अब अमेरिका और यूरोप की निगरानी की जरूरत है? क्या राहुल गांधी को बोलने की आजादी नहीं है? राहुल गांधी ये बातें जिस इंटरव्यू में कह रहे थे, वहीं पर उन्होंने एक जगह यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफी मीडिया स्पेस उन्हें मिला। वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि लोग मोदी के खिलाफ भी हैं। उनकी पार्टी लगातार कह रही है कि पिछले कुछ दिनों से चुनावी नतीजों में पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों में भले ही कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन न कर पाई हो, लेकिन बड़े राज्यों के उपचुनावों में कांग्रेस की जबरदस्त वापसी हुई है। अगर चुनावों में कांग्रेस अच्छा कर रही है, यात्राओं को मीडिया कवरेज भी मिल रहा है, विपक्ष एकजुट होकर बड़ी ताकत बन रहा है, तो मोदी को चुनाव भी हरा सकता है। फिर लोकतंत्र खतरे में कैसे है? ये विरोधाभासी बयान राहुल और कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगे या नुकसान? देश के आंतरिक लोकतांत्रिक मामलों में पश्चिमी देशों की दखल की बात करना पहले 2023 और फिर 24 में क्या नैरेटिव बनाएगा, और कहीं यह दांव कांग्रेस को उल्टा नुकसान तो नहीं कर जाएगा? कुरुक्षेत्र में इसी पर होगी बहस। हमारे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान, सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत जी। लेकिन पहले एक छोटा सी रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, पेगासस से जासूसी के आरोप, विपक्ष को जेल में डालने का आरोप, अडानी पर हमला, एजेंसियों पर कब्जा, मोदी को घेरने की हर कोशिश बेकार, अब अमेरिका यूरोप से लोकतंत्र बचाने की गुहार। विदेशी धरती से राहुल गांधी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया, भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताया है, अमेरिका यूरोप से मदद की गुहार लगाई है। भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा है, अमेरिका यूरोप जैसे लोकतंत्र के रक्षक चुप हैं, कारोबार और पैसों की वजह से चुप हैं। मोदी को रोकने का मोर्चा बनाने के लिए राहुल गांधी कभी ब्रिटेन तो कभी अमेरिका वाला मॉडल लागू करना चाहते हैं। वो लगातार विदेशी धरती से हिंदुस्तान को फेल स्टेट साबित करने में लगे हैं। अमेरिका यूरोप से अपील कर रहे हैं कि आओ और भारत में डेमोक्रेसी को बचा लो। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction, right? And of course, there are reasons for there not being a reaction. There is sort of trade and there's money and stuff like that. But Indian democracy is a public good. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. जिस तरह से ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है या गवर्नर के जरिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है। चुनावी मैदान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत हार हो रही है। बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन कांग्रेस भी कई चुनावों में बीजेपी को पटखनी दे चुकी है। हिमाचल प्रदेश में जीतकर सरकार बनाई, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में उपचुनाव जीते। कांग्रेस जब चुनाव जीत जाती है तो कहती है कि देश का मोदी से मोहभंग हो रहा है। जब हारती है तो नैरेटिव बनाया जाता है
कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि विदेश में भारत को बदनाम करना राहुल की आदत बन चुकी है। कि राहुल जी देश में यात्रा निकाल लिए, अब विदेश यात्रा में चले हैं और विदेश यात्रा में भारत की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए ये मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं। मोदी जी को गाली देना उनका कर्तव्य बन गया है। दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा के सांसद, बीजेपी के नेता। सुधांशु जी, स्वागत है आपका। सुप्रिया श्रीनेत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं कांग्रेस पार्टी से। सुप्रिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राहुल जी की जो स्पीच के हिस्से पर आज हम आपसे बात करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा उस पर आप जरा अपना रिएक्शन दें। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि दुनिया में इतनी बड़ी एक डेमोक्रेटिक स्पेस भारत जैसी, जो कि अमेरिका और यूरोप के से कई गुना बड़ी है, वो अनडेमोक्रेटिक हो जाती है, वहां डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, लेकिन इसका यूरोप और अमेरिका जैसे जो सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं वो इससे अनभिज्ञ हैं। ऑब्लिवियस शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। तो सवाल पूछा जा रहा है, क्या वो चाहते हैं कि अमेरिका और यूरोप के देश भारत को लेकर कुछ कहें या करें? नहीं, सबसे पहले तो नमस्कार आपको और मेरे को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी का एक नमूना मैं यहीं पर दिखा देती हूं। आपकी रिपोर्ट थी, मुझे नहीं पता आपकी डेस्क ने लिखी है या कहीं से लिखकर आई है। आपकी रिपोर्ट में 3 साउंड बाइट चली, एक अनुराग ठाकुर की, एक शायद गौरव भाटिया जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनकी, और एक अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है उनकी। कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी अभी थोड़ी देर पहले, हमारी बाइट नहीं चली। एएनआई को भी बाइट दी थी, आप लोग चलाते हैं एएनआई को, हमारी बाइट क्यों नहीं चली आपकी रिपोर्ट में? ये पहला सवाल है जी। क्योंकि जहां तक जर्नलिज्म मुझे समझ में आता है, पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें रखी जाती हैं और फिर विश्लेषण होता है। यहां पर जजमेंट पास हो गया था, एक पक्ष की 2 बाइट्स चली, दूसरा कांग्रेस की एक भी बाइट नहीं चली, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी करी थी। चलिए, कोई उस रिपोर्ट को आप लोग थ्रू हो गए थे, छोटा किया गया। बहरहाल ठीक है, आपकी आपत्ति आपने आपत्ति उठाई, मैं उसका केवल छोटा सा जवाब दे रहा हूं। आपकी बाइट नहीं चली क्योंकि उस रिपोर्ट को छोटा किया गया ताकि समय मिले डिबेट के लिए, उसको बीच में काटा गया था। मुझे लगा था आपसे ही शुरुआत करूंगा, आप ही की बात पहले आएगी। फिर भी आपकी बात वर्जन चलना जिसमें चाहिए था रिपोर्ट में, मैं सहमत हूं। आप बोलिए। मुझे कुछ आवाज आने में दिक्कत हो रही है मुझे ये हंसी आई थोड़ी सुन के। आप कह रहे हैं कि बाइट काटी गई, रिपोर्ट को छोटा किया मैम, रिपोर्ट को बीच में चॉप किया, वो रिपोर्ट पूरी नहीं चलाई गई। में तो जिस पक्ष की 2 बाइट चल रही थी उसकी एक काटी जाती और दूसरे पक्ष को भी दिखाया जाता। चलिए, मेरा आपसे यहाँ पे कोई, मैं इस बात का पुष्टि या खंडन करने नहीं आई हूँ, सिर्फ आईना दिखाना मेरा काम था। मैंने आपके आईने पर जवाब दिया है, मेरा आईना साफ है। एक स्टोरी चलती है डिबेट के पहले जो कॉन्टेक्स्ट सेट करती है, उसमें दोनों बाइट बीजेपी की कटी, छोटी करने के लिए कांग्रेस की बाइट हटा दी गई। मुझे लगता है न्याय ये कहता कि एक कांग्रेस एक बीजेपी चलता। मैम, पहले एडिट में नहीं हटाई गई, अभी रिपोर्ट चल रही थी, आप लोगों को बैठना ना पड़े इसलिए छोटा किया गया। छोड़ें इस बात को, आप बोलिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ सौरभ जी, और ये बात कहनी जरूरी है क्योंकि 72 घंटे से ज्यादा हो गए, करीब 96 घंटे हो गए राहुल जी की कैम्ब्रिज के लेक्चर को, और 48 घंटे करीब हो जाएंगे, 24 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे IJA को, जो कभी मोदी जी करेंगे वो तो किसी के सवालों का जवाब देते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का और अधिकांश पार्टी का काम और अस्तित्व सिर्फ इसी से है कि वो राहुल गांधी को क्या कह सकते हैं। उनका अपना कोई वजूद नहीं है। स्पेशली जो लोग इस पे दौड़ दौड़ के लपक लपक के बोलते हैं, वो सीरियल ऑफेंडर्स हैं जो तोड़ने मरोड़ने का काम करते हैं। आपने एक बाइट दिखाई, वो हिंदुस्तान के सम्मानित सूचना मंत्री हैं, INB मिनिस्टर हैं, अनुराग गोली मारो ठाकुर। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, किसने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था देश में हिंसा फैलाने के, भड़काऊ भाषण देने का? और आपकी पदोन्नति भी इसीलिए हुई क्योंकि आपने भड़काऊ भाषण दिए। छोड़िए उस बात को, आते हैं राहुल जी के वक्तव्य पे। जी, मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी की समझ में कमी है या नियत में खोट है, क्योंकि एक व्यक्ति विदेश की भूमि पर कैम्ब्रिज जैसे विश्वविख्यात संस्थान में जाके ये कहता है कि अमेरिका और चीन विश्व को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं और भारत का लोकतंत्र ही कारगर आएगा, और भारत का लोकतंत्र एक पब्लिक गुड मतलब विश्व के लिए सौगात है। इस पर तो तालियां बजनी चाहिए, लेकिन ताली नहीं बज रही है, अनर्गल बयानबाजी हो रही है। और मैं एक छोटी सी बात आपके दर्शकों के लिए यहां पर सुनाना चाहती हूं क्योंकि सुनानी जरूरी है। यह मोदी जी का वक्तव्य है शंघाई चीन की जमीन पर 2015 मई का, जरा सुनिएगा जरूर। 2 देशों के मुखिया इतना
इतना भाईचारा ये अपने आप में जो परंपरागत रूप से वैश्विक संबंधों की चर्चा होती है उससे +1 है और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा। +1 समझने के लिए समय लगेगा। और एक बात 12 सेकंड की मैं और सुनाना चाहती हूं, क्योंकि दर्शकों को मीडिया नहीं सुनाएगा तो विपक्षी सुनाने का काम करेगा। सुनाइए। डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमने पिछले जन्म में क्या पाप किए, यह कहना इस देश के प्रधानमंत्री का देश में नहीं, शंघाई चीन में मई 2015 में था। ऐसा ही बयान उन्होंने सियोल में दिया। इससे और घटिया बयानबाजी विपक्ष के खिलाफ और देश के खिलाफ उन्होंने जाकर मॉस्को में, टोरंटो में, यूएस में, यूके में तमाम जगह करी। ठीक, मुझे एक बात बता दीजिए, भारत का लोकतंत्र एक सौगात है दुनिया के लिए, यह मान बढ़ाता है या मान घटाता है? और पाप क्या किए कि हिंदुस्तान में पैदा हुए, यह मान बढ़ाता है? ठीक है सुप्रिया जी, मैं इसका जवाब सुधांशु जी से लूंगा। की चर्चा मुझे लगता है थोड़ी सी जरूर हो नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मेरा जो ओरिजिनल सवाल था मैं उम्मीद कर रहा था आप उसका जवाब देंगी। जब उन्होंने ये कहा कि भारत अनडेमोक्रेटिक हो चुका है, होने की प्रक्रिया में भी नहीं है, हो चुका है, और दुख इस बात का है कि जो दुनिया के लोकतंत्र के रखवाले माने जाते हैं अमेरिका और यूरोप, वो इस पर खामोश हैं, बेखबर हैं, इसका दुख है उन्हें। तो ये पूछा जा रहा है वो अमेरिका और यूरोप से क्या चाहते हैं, वो क्या करें भारत के लिए? सैंक्शंस लगा दें सरकार पर, भारत की सरकार के खिलाफ कुछ बोलें, करें, क्या करें? नहीं, वो कुछ नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जब वो अडानी का बोलते हैं तो मोदी जी उसका जवाब दें। 2 घंटा 40 मिनट सदन में कांपते हाथों से पानी ना पिए। सवाल सीधा अमेरिका और यूरोप का नाम लेके उनका जवाब था। मैं उस पर चाह रहा हूं आप स्ट्रेट बता दें उनकी मंशा क्या थी कहने की। वो ये चाहते हैं कि जब वो बेरोजगारी पर लोगों से की बात सुनकर बोलते हैं तो पकौड़ा तलने की नसीहत ना। सुप्रिया जी, आप मेरी बात को समझ रही हैं, प्लीज जरा सा जवाब दें। वो उस वक्त मोदी जी को नहीं बोल रहे थे, झूठ ना बोले। वो इस वक्त मोदी जी को नहीं बोल रहे थे। उन्होंने कहा अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं। 2020 की यथावत स्थिति वो कह रहे थे अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, अमेरिका यूरोप ने क्या किया? नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं। अंग्रेजी का ट्रांसलेशन आपके लिए ज्यादा बेहतर कर देती हूं। हाँ बोलिए। उन्होंने कहा हाउ वुड यू रिएक्ट इफ डेमोक्रेसी सडनली डिसअपियर्ड इन यूरोप एंड अ स्ट्रक्चर 3.5 टाइम्स ऑफ यूरोप डेमोक्रेसी हैज डिसअपियर्ड देयर। जी ठीक, ये असलियत है। इसके आगे मैम, इसके आगे आधा बयान नहीं मैम, सुप्रिया जी आधा स्टेटमेंट नहीं, इसके आगे जो बोला है संस्था पर इस समय भाजपा, इसके आगे जो बोला है सुप्रिया जी प्लीज, उसकी भी मैं बात कर रही हूं। बोलिए। उन्होंने बिल्कुल दखल अंदाजी की बात नहीं करी है। राहुल गांधी ने कल अपने वक्तव्य में एक ही बात कही और मैं तो ताली बजा रही थी उठ के खड़ी होकर जब उन्होंने कहा मैं भारत के खिलाफ बोल नहीं सकता हूं, लेकिन जब भारत के खिलाफ प्रधानमंत्री बाहर जाकर बोलते हैं। आपने जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुनाया सुधांशु जी उस पर जवाब देंगे। मैम आप वो अगले हिस्से पर नहीं बात करिए, मैं सुनाता हूं दोबारा, प्लीज सुनवा दीजिए दोबारा। अंग्रेजी हिंदी की दिक्कत होगी, मेरी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। दोबारा राहुल जी का बयान सुना दीजिए। सुधांशु जी मैं आ रहा हूं उसके बाद, सुना दीजिए। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction, right? And of course, there are reasons for there not being a reaction. There is sort of trade and there's money and stuff like that. But Indian democracy is a public good. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. जी मैम, मैं इस रेफरेंस में पूछ रहा था, the so-called defenders of democracy
have become oblivious to the fact that such a big chunk of democracy is undone, that is India. So what is wrong with that? I don't understand your objection. What does he expect from the USA and from the European Union? Is that a hidden secret? Is that a top secret? Is that rocket science? Yeah. I'm asking you a counter question. What? What is the question? Is the fact that Indian democracy is undone is rocket science, you think? ये कोई ये आपका स्टेटमेंट है कि भारत का लोकतंत्र नहीं, मेरे से आप अगर ये पूछ रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं आपसे। ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? अरे मैम, आप सवाल पर क्यों नहीं आ रही हैं? सवाल ये है, राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं इस पर। उन्होंने कहा अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं, वो क्यों खामोश हैं? और फिर वो कहते हैं इसके पीछे पैसा है, ट्रेड है। सौरभ शर्मा बोलिए। सुप्रिया शनेत। सौरभ शर्मा मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सुप्रिया शनेत। मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे। जैसे आपने कोशिश की, मैंने भी की। आप मुझसे असहमत होइए, उससे मुझसे दो टूक फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है आपकी सहमति या असहमति से? तो आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया मैडम, इतना ही बात है। मैं अपनी बात करूंगी, आप सवाल का जवाब तो देंगी। मैं 6 बार पूछ चुका हूं, उन्होंने ये क्यों कहा कि अमेरिका और यूरोप के देश क्या कर रहे हैं इस पर। आप उसका ही सीधा उत्तर नहीं दे रही हैं, दर्शक देख रहे हैं। बिहेव लाइक एन एंकर। मैडम प्लीज, शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले कम से कम तो बेहतर है। कम से कम आप बोलिए। आप शो कर लीजिए अगर आप इतनी बदतमीजी से बोलना। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की आपसे अभी तक। मैं 6 बार एक सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रही हैं उस सवाल का। शिष्टाचार पे सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए, और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। आप मेरे शिष्टाचार पर बदतमीजी मत सिखाइए। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, यहाँ पर बैठकर मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। दर्शक देख रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप का नाम क्यों लिया? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे? yes, क्यों नहीं लेंगे? उन्होंने यही तो कहा कि जो डेमोक्रेटिक डिफेंडर्स हैं वो क्यों ऑब्लिवियस है जब देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। वो कौन से डिफेंडर्स हैं? वो भारत के लोकतंत्र को बचाएंगे। अंग्रेजी भाषा का कौन सा समझ? अमेरिका आकर के भारत के लोकतंत्र को बचाएगा, और आप कह रही हैं कि इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ये आपका धर्म है और क्या? ये क्या रॉकेट साइंस नहीं है कि देश में लोकतंत्र और अमेरिका आके बचाएगा? आप यहाँ पे बैठ के मुझे पाठ पढ़ाइएगा। आप भी नहीं पढ़ा सकती। अमेरिका बचाएगा हमें। अमेरिका भारत का लोकतंत्र बचाएगा। क्या बात करते हैं? अमेरिका भारत का लोकतंत्र बचाएगा। दिखा रहे हैं आप लोकतंत्र की असलियत। अरे अमेरिका बचाएगा भारत का लोकतंत्र मैडम। अरे लोकतंत्र बचाना आपका काम है। चलिए, मैं तो जो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं छोड़ दीजिए। मुझसे उम्मीद नहीं थी राहुल गांधी को, तो अमेरिका से उम्मीद है उन्हें। अब अमेरिका से उम्मीद है। सौरभ शर्मा, राहुल गांधी इस देश के चुने हुए सांसद हैं 4 बार के, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता हैं। जब आप ये बेहुदा बात बोलते हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आती है। आप अपने शब्दों को थोड़ी लगाम दीजिए मैडम। सुनिए, वो चुने हुए नेता होंगे तो मैं आपका जर खरीद गुलाम नहीं हूं कि आप मुझे कुछ भी कह देंगे, बेहुदा शब्द और कुछ भी। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का आपका। क्या तरीका है बात करने का? शिष्टाचार की बात करती हैं आप। बदतमीजी करना। मैं कोई बदतमीजी नहीं की आपसे। बड़े ही सभ्य शब्दों में कई बार आपसे एक सवाल पूछा, आप पर्सनल हुई, उसके बाद आपने निजी टिप्पणियां करना शुरू किया और कुछ नहीं। आप बदतमीजी करना चाहते हैं? मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया, दुनिया देख रही है मैडम आपको। ऑलराइट सुधांशु जी, मैंने बहुत कोशिश कर ली। सुधांशु जी, बहुत देर आपको इंतजार कराया, जवाब आपके सामने। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या मतलब निकालते हैं आप राहुल गांधी के बयान का? बदतमीजी करिएगा। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की मैडम आपके साथ। प्लीज डोंट प्ले विक्टिम। सुधांशु जी करी, आपने लगातार बदतमीजी करी। और अगर आपको लगा होगा तो छोड़ के चली भी जाती है। आपके मुंह पर ये बोल रही हूँ, अभी भी जा सकती है। मेरे मुंह पर बोल रही हूँ तो आप ऐसा कोई तीर नहीं मार रही हैं मैडम। आप टीवी पर हैं, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं। सुधांशु जी बोलिए। देखने दीजिए। देखिए, मैं अपेक्षा करूंगा जैसे मैंने शांति से 17 मिनट की डिबेट हो गई है। हाँ बोलिए सुधांशु जी, मैं माफी चाहता हूँ, बहुत देर आपको मैंने इंतजार कराया। बोलिए। देखिए, हमारी और इनकी कांग्रेस की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे देखिए, ये इको हो रहा है, इसको ठीक करा दीजिए। देखिए, सुप्रिया जी ने कहा कि जब ये बात आई कि वो कह रहे हैं सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये विचार है। इन्होंने कहा राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, 4 बार के सांसद हैं और कांग्रेस के 135 साल के इतिहास के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक हैं और सबसे असफल अध्यक्षों में से एक हैं। तो उनसे मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा क्यों नहीं बोलेंगे
अमेरिका और यूरोप का नाम, क्योंकि उनकी नजर में वो डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं। हमारी नजर में भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि इनकी नजर में आज की डेट में अमेरिका यूरोप डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब ऑक्सफोर्ड गए थे तो उन्होंने कहा था हमने आप लोगों से, यानी अंग्रेजों के लिए कहा था, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है और हम तो एक देश के रूप में चीजें आपसे सीखें। ये लोग वो हैं जिन्होंने इस देश के इतिहास के बारे में कहा कि अंग्रेजों ने आने के बाद इस देश को यूनाइट किया या अकबर ने यूनाइट किया, पहले तो कभी ये देश था ही नहीं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं ये देश एक सराय था, बाहर से आके लोग सेटल होते गए तो वो बनते चले गए। तो इन लोगों की देश के बारे में सोच ही यही है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और आज जो कुछ भी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वो कांग्रेस की उत्पत्ति से लेके आज तक के पूरे विचार के अनुरूप बोल रहे हैं। भाई एलन ऑक्टेवियम ह्यूम नामक एक अंग्रेज के द्वारा संस्थापित, इनके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जो जाके इंग्लैंड में ही सेटल हो गए थे, वहां से लेके इनके पहले 5 अध्यक्षों में, पहले 4-5 अध्यक्षों में 4 जो थे ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे। उसके बाद अंग्रेजों के अधीन शपथ लेकर नेहरू जी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। फिर 15 अगस्त 47 के बाद भी जब बने तब भी अंग्रेज ही वाइसरॉय था। और वहां से लेके आज तक, चलिए इनको बाहर की बात पे बहुत भरोसा, तो मैं कोट किए देता हूं कि 18 मई सन 2014 को लंदन के अखबार द गार्डियन ने अपने संपादकीय में यह लिखा कि 16 मई 2014 का दिन भारत के इतिहास में इस रूप में याद किया जाना चाहिए। अंग्रेजी में लिखा ताकि अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्या ना आए। उन्होंने कहा द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया, जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस देश में आजादी के बाद लंबे समय तक उस विचार का शासन रहा जिसकी सोच ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरासत, ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी पर आधारित थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई मतलब नहीं है। तो जो आज वो बोल रहे हैं बहुत सहज और स्वाभाविक है, मैं यह भी कह देना चाहता हूं, मगर अफसोस वो जिस ब्रिटेन में बोल रहे हैं वहां का प्रधानमंत्री तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बीबीसी के अगेंस्ट में और मोदी जी के पक्ष में बोल चुका है। और दूसरा वो देश यूरोप का जिससे उनका बहुत गहरा नाता है, जो उनका ननिहाल है इटली, वहां की प्रधानमंत्री बोल चुकी हैं। तो अब ये कौन से यूरोप के कौन से देश का उन्हें समझ में आ रहा है। और एक और बात मैं फैक्ट रख दूं सौरभ जी, आज भारत को यूरोपीय देशों की जरूरत नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, यूरोपीय देशों को डेमोक्रेसी के लिए भारत की जरूरत है। जैसा कि अभी वो बोल रहे थे कि 3/4 ऑफ द यूरोप है, लगता है उनका सामान्य ज्ञान भी कम है। भारत की आबादी 140 करोड़ है, क्या यूरोप की आबादी 180 करोड़ है? 3/4 ऑफ द यूरोप कैसे हुआ भाई? आज हम आजादी और यूरोप के वो हिस्से जो ट्रूली डेमोक्रेटिक है वो तो हमसे आधे हैं। आज दुनिया में सिर्फ 30% आबादी है जो प्योर डेमोक्रेसी के अंडर में। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया, 14% रह जाएंगे। वो कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। अमेरिका और यूरोप दुनिया भर में लोकतंत्र के रखवाले समझे जाते हैं, तो वो इस पर बिल्कुल बेखबर हैं। इतने लंबे समय उन्होंने बोला तो मैं थोड़ा सा एक आधा मिनट और लेना चाहूंगा। बोलिए। जो उन्होंने लोकतंत्र पर आक्रमण की बात कही, तो आज के जमाने में डिजिटल डाटा अवेलेबल है मोदी जी के खिलाफ। जितने ज्यादा शब्दों का प्रयोग, कटु ही नहीं निकृष्टतम शब्दों का प्रयोग, जिसे गाली गलौज की भाषा में कहा जा सकता है, जितना प्रयोग विगत 8-9 वर्षों में हुआ है, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कभी भी अगर हुआ हो सरकार के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ, तो मैं अपना स्टेटमेंट विड्रॉ करने को तैयार। चलिए ठीक है। मतलब छोटा मोटा नहीं, 2014 में मोदी जी की बोटी बोटी काटने से लेके अभी 3 महीने पहले कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता के द्वारा मौत का प्रकार बचाना, और फिर झारखंड में सुबोध कांत सहाय जी के द्वारा मौत का प्रकार बताने पे, और उसके बावजूद वो जलवाए जलाल से रह रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि डेमोक्रेसी कौन सी खतरे में। अरे भाई, आप मौत की कामना करके, और मैं कोट अनकोट में कह रहा हूं, हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत जैसे वर्ड बोल के ये जो भी गिनाएंगी सुप्रिया जी, हम विनम्रता से कहते हैं हमने किसी नेता, चलिए अच्छा ठीक है सुधांशु जी, देखिए आज की बहस थी इस बात पर कि अब राहुल गांधी जी अमेरिका और यूरोप से क्या मदद चाहते हैं भारत के लोकतंत्र को बचाने। इनको लगता है डेमोक्रेसी खतरे में है। सुप्रिया जी ने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन सुप्रिया जी ने कुछ ऑडियो सुनाए थे, उसका जवाब आप दे दीजिए। उसमें 2 उन्होंने ऑडियो सुनाए, पहले में मैडम आवाज बहुत कम थी, मैं एक एक वर्ड नहीं समझ पाया, दूसरे वाले में वॉल्यूम क्लियर थी, मैं वो पूछ रहा हूं, आप चाहें तो पहले भी पूछ लीजिएगा। जब मोदी जी विदेश में जाकर ये कह सकते हैं कि जाने हमने क्या पाप किए, देश की जनता सोचती थी कि भारत में पैदा हुए, यानी भारत में पैदा होना पाप बराबर हो गया था, भारत में इतनी बेईमानी थी या कोई काम ही नहीं किया भारत में आज तक किसी सरकार ने, अब जाकर के लोगों को लगने लगा है कि हां हम किसी अच्छे देश में रहने लगे हैं। तो वो तो जब ये शब्द इस्तेमाल कर चुके हैं, तो फिर आज बीजेपी किस मुंह से कहती है कि विदेश में जाकर राहुल गांधी भारत को बदनाम करते हैं?
जो मैंने अभी वक्तव्य दिया था सौरभ जी, उसमें आंशिक रूप से इसका उत्तर था, मैं और स्पष्ट कर देता हूं। अरे ये तो वो लोग हैं जो मानते ही नहीं ये देश एक है। इन्होंने जेएनयू में उनका समर्थन किया जो कहते हैं इस देश में 22 नेशनैलिटीज हैं, 22 नेशनैलिटी हैं इस देश में मानते हैं, और ये कहते हैं कि इस देश में अगर पृथकता भी हो तो वो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी अगर कोई सेपरेटिस्ट की बात कहे तो भी इस देश की स्वतंत्रता है। जो ये कहते हैं कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया अफजल गुरु की फांसी पे, इनके कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं इट वॉज जुडिशियल किलिंग, मणिशंकर अय्यर। अब आप सोचिए, अगर हम कहें अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कौन था कातिल? स्टेट ऑफ इंडिया, सुनिए, स्टेट ऑफ इंडिया और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत को एक राष्ट्र नहीं मानते, जो कहते भारत अस्तित्व में बाद में आया, मैं किसी के लिए अवमानना नहीं करना चाहता, जो ये कहते हैं कि 19वीं सदी में, ये 1947 में देश आया, इसलिए इन्होंने राष्ट्रपिता की भी संज्ञा दी। ये देश तो हजारों साल से चला आ रहा है, तो इनकी सोच ही देश के बारे में अंतर है। चलिए ठीक है, हम तो कहते हैं अनादिकाल से देश चला रहा है, यह चिरंतन राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है और विश्व का एकमात्र प्रागैतिहासिक राष्ट्र है, और यह उसका राष्ट्र है जिसकी जन्मभूमि भी यही है, जिसकी पितृभूमि भी यही है, यानी पूर्वज भी यहीं से आए। ये ना जन्मभूमि आप करेंगे तो भारत को एक देश ही नहीं मानते, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, भारत में अलग अलग नेशनैलिटीज बताते हैं। जी सुप्रिया जी, ब्रेक नहीं ले रहे हैं, नॉन स्टॉप कार्यक्रम जाएगा बिना ब्रेक के, जवाब दीजिए। 6:17 से बोलना शुरू किया और 6:25 तक बोले, और एक भी बिना हस्तक्षेप के बोले। उसमें सवाल था, कभी हस्तक्षेप नहीं हुआ, और सवाल था, आप बस मैंने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। सवाल आपका बीच में एक था 3.5 मिनट के बाद। हाँ बोलिए, मैं टाइम लिख के करती हूँ। बहुत आपको जितना हस्तक्षेप करना है पहले आप करिए, फिर मैं बोलूंगी। आप ताने मारती रहेंगी तो मैं कुछ तो जवाब दूंगा। इंसान हूं, आपकी तरह ईश्वर नहीं हूं, ईश्वर की संतान हूं। बोलिए। ईश्वर बनने की प्रवृत्ति में लगिए, वही मनुष्य जन्म मतलब आप ईश्वर हैं कि मतलब आप ईश्वर हैं के पहुंच सके वो दिखाइए। मतलब आप ईश्वर मान रही हैं अपने आप को। करते रहिए, छोड़िए उस बात को। आप बदतमीजी, आप मुझसे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं ये सारा देश देख रहा है। आप भाजपा से ज्यादा लॉयल देन द किंग मत बनिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। 8 मिनट तक सुधांशु त्रिवेदी ने कोरी बकवास करी और मैं एक एक चीज का जवाब। अभी ये बोल देते आपको कि आप बकवास कर रही हैं, तो क्या बोलती हैं आप? अंग्रेज पर ये बोलेंगे जो अंग्रेज के खिलाफ बकवास शब्द बोल रही हैं आप। माफीनामे लिखते थे और मुखबिरी करते थे। जब आजाद हिंद फौज में बोस बाबू भर्ती करा रहे थे तो ये ब्रिटिश सेना में भर्ती कराते थे सावरकर। जब भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने आह्वान किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिट्ठी लिखते थे कि कैसे इसका दमन किया जाए। ये अंग्रेजों के बारे में बात करेंगे। आई एम द प्रोडिगल सन एंड वांट टू रिटर्न टू प्रोडिगल, आई विल नेवर लीव रत्नागिरी। ये चिट्ठी सावरकर जी नहीं लिखी थी ना, आप बात करिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में आपका रत्ती भर सहयोग नहीं था, तो मुझे जरा सी भी अचंभा नहीं है, जरा सा भी अचंभा नहीं है कि आप खड़े होकर कहते हैं कि ये देश में हुआ ही क्या है, पाप है यहां पैदा होना। अरे वो कहने में आप कांग्रेस को लपेटना चाह रहे थे ना। 5000 साल की संस्कृति को आपने नकार दिया, आपने आजादी के मतवालों को नकार दिया। माफी मांगी अपने बयान के लिए सबसे पहले। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं, बिल्कुल मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इसीलिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज अ पब्लिक गुड। ये दुनिया के लिए सौगात है। आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं, मुझे जरा बताने की कोशिश करिए। आप विपक्ष पर रेड कर ईडी में 4 केसेस बढ़ाकर 95% विपक्ष के खिलाफ है। आप लोकतंत्र को सुरक्षित रखिएगा। आप एक बीबीसी और 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट से डरते हैं। आप सीपीआर जैसी एजेंसी पर रेड कराते हैं कि उन्होंने कुछ एक तल्ख आपके खिलाफ आर्टिकल लिख दिया। आप लोकतंत्र के रखवाले हैं। आप लोकतंत्र को दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ये आपके मुंह पर बोल रही हूं मैं। आगे की बात कर लेते हैं। आपने कहा मोदी जी के खिलाफ क्या नहीं कहा गया। मोदी जी के कुछ चुने हुए शब्द आपको याद दिलाऊं। एक महिला को, एक वैधव्य झेलती हुई महिला को कहना कांग्रेस की विधवा, एक लड़के को कहना हाइब्रिड बछड़ा, एक मां को कहना जर्सी गाय, एक विवाहिता को कहना 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को कहना दीदी ओ दीदी। यह भारतीय सभ्यता है, यह भारतीय संस्कृति है, यह सम्मान है महिला का। आदमियों के लिए तो क्या कहा, मैं उस पर जाऊंगी भी नहीं। खूनी पंजा हमारे सिंबल को कहना। आप हमसे बात करिएगा लोकतंत्र को बचाने की। असलियत यह है, और कोरा सिर्फ एक ही बात मुझे कहनी है। असलियत यह है, राहुल गांधी जी आपसे 4 बातें कहते हैं। अडानी पर बोलो, महंगाई पर बोलो,
बेरोजगारी पर बोलो और बोलो इस देश के टूटते ताने बाने पर। आपको दिक्कत क्या? आपको लगता है राहुल गांधी जी ने जो कहा है गलत कहा है? चैलेंज करती हूं, खुली चुनौती इस मंच से देती हूं, सदन में आइए और बहस करिए, लेकिन शर्त यह होगी कि जब वो अडानी पर बोलेंगे तो आप कांपते हाथों से पानी नहीं पीजिएगा और अडानी का अ नहीं बोलिएगा। जब वो महंगाई पर बोलेंगे तो लहसुन प्याज ना खाते हो कि क्या आप छिप नहीं जाइएगा। जब वो बेरोजगारी में बोलेंगे तो पकौड़ा तलने की सलाह नहीं दी जाएगी। और जब वो चीन पर आपके अतिक्रमण की बात करेंगे हमारे, तो आप ये नहीं कहिए कि कोई घुसा हुआ नहीं है। अगर शर्त स्वीकार है तो सदन में आके बहस करिए। बगले झांकने लगते हैं जब इश्यूज आते हैं और यहां पर आकर कोरी बकवास करेंगे और मैं सुनूंगी। जबरदस्त काम करते हैं आप लोग। और कौन बोल रहा है? इनके वो लोग जो गोली मारो कहकर जिनकी, चलिए ठीक है, जवाब ले लूं आपकी बात का। अस्तित्व ही राहुल गांधी के खिलाफ सुधांशु जी, इंक्लूडिंग प्रवक्ता महोदय का। उन्होंने ये बात पहले भी कही है, राहुल जी ने खुद ही कही है, आज सुप्रिया जी ने कह दी। 8 मिनट बोले थे जी। कितना बोली आपने नोट किया होगा कि पानी पीने लगते हैं प्रधानमंत्री जब राहुल गांधी बोलते हैं। कराइए बहस पार्लियामेंट में। देखिए, राहुल गांधी जी पानी पी पी के भारत को गरिया रहे हैं, फिर भी देश की जनता देख रही। अब जो सुप्रिया जी ने बोला, मैं केवल फैक्ट्स बोलूंगा। सुप्रिया जी ने कहा यह 5000 साल पुराना यह देश है। ठीक है, मैं किसी के प्रति असम्मान नहीं कर रहा हूं, परंतु यह बताइए 5000 साल पुराने देश का राष्ट्रपिता 1869 में पैदा हुआ एक महान नेता कैसे हो गया? अगर देश 5000 साल पुराना है तो 100 साल पहले इस देश का राष्ट्रपिता कहां से आ गया? यह सोच का अंतर दर्शाता है। और दूसरी बात यह दर्शाता है, जो आप कह रही हैं, तो मैं भी आपसे कहता हूं, यह सच नहीं है क्या सुप्रिया जी कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, और नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 को, तो वाइसरॉय वेबल ने शपथ दिलाई थी अंतरिम सरकार की, यूनियन जैक झंडे के नीचे शपथ ली थी और क्वीन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। क्वीन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। आपसे क्या राष्ट्रभक्ति की अपेक्षा की जा सकती है? और 15 अगस्त 47 को कौन था वाइसरॉय? बताइए। गवर्नर जनरल तो उस समय भी माउंटबेटन थे। भारत की सेना का अध्यक्ष कौन था? जनरल रॉय बूचर। भारत का एयरफोर्स चीफ कौन था? एल्महर्स्ट। सब अंग्रेज थे। और उसके बाद माउंटबेटन के साथ छुट्टियां मनाने 1948 में गए थे, इसलिए वो सबको पता है। अब आते आज के समय के ऊपर, जो आप कहने का प्रयास करती हैं, आपने बहुत अच्छा सीन दिखा रही हैं कि सी जिनपिंग को झूला झुलाया मोदी जी ने, और जानते कैसा झूला झुलाया? झूले में 2 लोग होते ना, एक इधर से एक उधर से। ऐसा झूला झुलाया है कि आज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, क्योंकि आप तो सवाल से बच रही, मैं जो आप दिखा रहे हैं उसी का जवाब दे रहा हूं। सिर्फ 2 देश रह गए चीन के साथ, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। झूला झूल रहा है 2 के बीच में। आप क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, आप 4 देश बता दीजिए जो चीन के साथ हो। हमने चीन को ऐसा झूला झुलाया है कि मसूद अजहर को हमने आतंकवादी घोषित करवा दिया, चीन के न चाहते हुए। चीन सर के बल खड़ा हो गया धारा 370 पर। आप लोगों के सहयोग के बावजूद संयुक्त राष्ट्र में एक चीज नहीं ला पाया। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हमें वेबर मिला, चीन के न चाहने के बावजूद। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम में हम सदस्य बने, जबकि प्रोसेस आपके जमाने में शुरू हुआ था, वो भी चीन के न चाहने के बावजूद। और चाइना खुद ये कह रहा है कि चाइना इज फेसिंग टू वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन सिंस टियानामेन स्क्वायर। मगर आप क्या हैं? आपने तो कोविड को मोविड बोला। चुनौती के साथ कहता हूं, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा। राहुल गांधी ने कोविड को मोविड बोला क्योंकि उनकी औकात नहीं है कि चाइना के से उठे हुए वायरस में चाइना का नाम ले सके, इसलिए मोदी जी के खिलाफ निरंतर वो गरियाते रहते हैं। उसमें कोई बड़ी सामान्य सी बात नहीं है। नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई आप लाख के लीजिए, आपने चाइना को आइसोलेट कर लिया, आज पाकिस्तान और सुनिए सुप्रिया जी, महात्मा गांधी ने 1919 में चंग फोर्ट को लिखा है, फील ऑब्लाइज्ड टू बी योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, वाइसरॉय को लिखा है महात्मा गांधी ने। जवाब देंगे आप? और नेहरू ने तो लॉर्ड वेवेल के हाथ से शपथ ली, यूनियन जैक के झंडे के नीचे क्वीन के निष्ठा की शपथ लेकर। इसलिए आप मत समझाइए कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है, वो हमें पता है और पूरे देश को भी पता है। इसीलिए आज आप जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, एक ही लाइन में कहना चाहता हूं सौरभ जी, कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। इसीलिए सुप्रिया जी कह रही हैं क्यों नहीं बोलेंगे अमेरिका और यूरोप में जाकर, क्योंकि अभी भी उनके पैरों की धूल है। और देखिए वो अभी मोदी जी की और शी जिनपिंग की तस्वीर इसीलिए दिखा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हजारों किलोमीटर की हमारी जमीन, हजारों स्क्वायर किलोमीटर की अभी भी चीन के पास है। भले उससे केवल पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया बात करता हो, हमारी जमीन पर तो वो है।
अब मुझे बोलने का मौका हाँ, दिया कितने जाए। बताए ना, 39,000 किलोमीटर लेके चला गया 5 मिनट बोल 60 साल पहले। 39,000 किलोमीटर है, छोटी मोटी नहीं है। ठीक, 1959-60 से, और हथियाने के बावजूद यहां पर उनका हुआ था सम्मान। चलिए ठीक, अप्रैल आ रहा हूं सुप्रिया जी, 1960 30 में, सेकंड। जबकि भारत सरकार की फरवरी 1959 की रिपोर्ट है कि चीन ने हथियार लिया है। ठीक है। उसके बावजूद अप्रैल 60 में चाउ इन लाई का स्वागत हुआ है, 5 दिन दिल्ली में रहे। जवाब सुप्रिया जी बोलिए। ये पिक्चर झूले की है, साबरमती के तट पे झूला झूल रहे थे। मेरे पास महाबलीपुरम की शहनाई की भी फोटो है, लेकिन ये फोटो बहुत जरूरी है, देश को देखनी चाहिए। मोदी जी लाल शर्ट में खड़े हैं, शी जिनपिंग यहां खड़े हैं। मोदी जी खाना खा रहे थे बाली में नवंबर 2022 में। जैसे ही पता चला शी जिनपिंग आ रहे हैं, दौड़े हुए गए नमस्कार करने के लिए, जी हजूर। अब इसकी असलियत बताती हूं आपको। ये चीन की बात कर रहे थे और कुछ सुनाना भी चाहती हूं, 2 मिनट में सुनाऊंगी, लेकिन पहले असलियत बता दूं। अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति 3 साल बाद भी नहीं हुई है। गलवान में 20 जाबाजों की शहादत के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है। 18 कोर कमांडर की मीटिंग के बाद चीन का पीएलए यही कहता है, व्हाट इज द फर्स्ट। आपके प्रधानमंत्री भी तो कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। यह भी सच है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पर आज हम गश्त नहीं कर सकते, वो बफर जोन में चले गए। और यह भी सच है कि 20 जवानों की शहादत के बाद बदला यह था कि लाल आंखों के दिखाने के बजाय लाल शर्ट पहन के खड़े हैं और चीन को अपना 30 सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर 3 साल में बना दिया। $100 बिलियन का तो ट्रेड डेफिसिट है। आप चीन का प्रेम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि समझना मुश्किल है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मोदी जी के शब्द हैं। इसको सुनिए जरा। दो देशों के मुखिया इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में जो परंपरागत रूप से वैश्विक संबंधों की चर्चा होती है, उससे +1 है। और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा। अडानी का अ नहीं बोलिएगा, चीन का पच्चा पे चू नहीं करेगा, तो बोलिएगा किस पर, किस चीज के लिए आप सत्ता में बिठाए गए? 9 साल से सत्ता में है, 62 तक मत जाइए, 14 तक जाइए। आपने चीन को देश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर क्यों बनाया? आपने ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन क्यों किया गलवान की शहादत के बाद? 3 साल बाद 2020 की यथावत स्थिति क्यों नहीं हो पाई? और सबसे बड़ी बात यह, पेट्रोलिंग पॉइंट्स बफर जोन क्यों बने? यह है उसका जवाब। यह है, लाल आंख दिखाने के बजाय लाल कालीन बिछाकर लाल शर्ट पहन के बातें करते हैं, झूलों पर पींगे भरते और देश की आंख में धूल जो करते हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत जैसे लोकतंत्र में 1 मिनट चुना हुआ प्रधानमंत्री और चीन का पीएलए एक ही बात बोलता है, कोई घुसा हुआ नहीं। चलिए ठीक, बोलिए सुधांशु जी। आपको नीचे रख दीजिए, आप लोग लीजिए। देखिए, जो इन्होंने दिखाया सुप्रिया जी, ना हमने कभी हिंदी चीनी भाई भाई कहा, ना चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से करार किया। मैं तो उस दिन मानता, आप अपना करार क्यों नहीं वेबसाइट पर जारी कर रही हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से क्या करार हुआ है? फोटो तो दिखाई, अब मैं बताता हूं महाबलीपुरम में क्यों बुलाया था। सुनिए, महाबलीपुरम में क्यों बुलाया था मोदी जी ने, पता है आपको? शी जिनपिंग को +1 क्यों बोला? मैं चुनौती से कहता हूं सुप्रिया जी को नहीं पता होगा कि महाबलीपुरम का चीन के साथ क्या कनेक्शन है। पहले एक लाइन पूछ ले, इन्हें पता है या नहीं, उसके बाद मैं बोलता हूं। आप ही पूछ नहीं पता लीजिए। होगा, मैं 100% दावे के साथ कहता हूं ये नहीं बता पाएंगी, क्योंकि जितना दिया गया उतना। अब मैं बताता हूं, एक्चुअली में महाबलीपुरम से यह कनेक्शन है कि पल्लव डायनेस्टी के एक राजा थे जिनका नाम था बोधिधर्मा। वो चाइना गए और वहां पे वो बने दामो नाम से चीन के सबसे बड़े बौद्ध गुरु, और ज़ेन बुद्धिज्म के पैट्रियार्क बने कौन? वो बोधिधर्म जो महाबलीपुरम से गए थे, जो पूरा चीन उनको अपना गुरु मानता था, जिनके लिए हुशी नाम के चाइनीज थिंकर ने लिखा कि इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड चाइना फॉर मोर देन 2000 years विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। यह महाबलीपुरम का करेक्शन था, यानी उनको बुला के दिखाया, बेटा हम गुरु, आप चेले, मगर आपको इधर, अब आज की दौर में आते हैं।
आपने जो ट्रेड डेफिसिट की आज बात क्यों कही, आज dominate भी कर रहा है +1। चाइना? अरे देखिए, मैंने ये बता आपको डिस्टर्ब पाएंगे नहीं किया, आप? आपने हमने टर्न पे बोलिए। सुप्रिया जी मान रहे हैं आज आप बहुत डिफिकल्ट पोजीशन पे हैं, सबसे लड़िए मत, हम अपने अपने टर्न पे बोलिए। अब मैं बता रहा हूं जो उन्होंने आज किया है, हमारी सरकार आने से पहले हम मोबाइल हैंडसेट के, एक ऐसी चीज बता रहा हूं सौरभ जी जिसको सब लोग, सुधांशु जी समय कम रह गया, आपको शॉर्ट में कंप्लीट करना पड़ेगा। सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे मगर प्रोड्यूसर नहीं थे, केवल 2 फैक्ट्रियां थी। आज हम सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं। एप्पल की फैक्ट्री चाइना से शिफ्ट होकर भारत आई है, 25% एप्पल के फोन भारत में बनने लगे हैं। इसलिए आज की डेट में भी अगर वो फैक्ट्रियां शिफ्ट होकर भारत आई हैं तो ये चोट चीन को ही पहुंची है, मगर उसी बेंगलोर की फैक्ट्री में ही तोड़फोड़ होती है, स्ट्राइक होती है, सिर्फ एप्पल की फैक्ट्री में जो चीन से होकर आई है। यह मन में शक पैदा करता है कि यदि चीन से कोई चीज आ जाएगी तो उसमें कैसे डिस्टर्ब पैदा करेंगे। ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने की फैक्ट्री सैमसंग, उसका दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारे यहां बनी है, वो भी हमने किया है। आज $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट करके हमारे जवानों की शहादत मैं आपके पास एक शॉर्ट कमेंट के लिए आ जाऊंगा मैडम। सुधांशु जी 10 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी अपनी बात बढ़ा रही है जी, आप सबसे लड़ रही हैं, कोई चिंता 10 सेकंड में प्लीज कर। राहुल जी के ने ऐसा बोल दिया है कि चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं बताए। हाँ हम गलवान की बताते, आपकी क्या नीति थी चीन के साथ? मानसरोवर चला गया। आज मैं आपको फैक्ट से बात बताता हूं, कोई दर्शक जाके चेक कर लेना, मेरी बात माने ना इनकी बात माने। विदेश मंत्रालय के अंतर में थी चीन की सीमा 1958-59 में, डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं थी। हमने अपनी फौज वहां पर नहीं रखी हुई थी। एक ही लाइन कहता हूं, आज भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसका नाम है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, क्योंकि भारत की सीमा तिब्बत से लगती थी, चीन हमारा पड़ोसी था ही नहीं। चलिए ठीक है, आपने तिब्बत चीन पे कब्जा करने दिया, इसलिए चीन के साथ हमारी सीमा ही, इसीलिए मैं कहता हूं आज भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्स का नाम है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। पूरा तिब्बत चीन को दे दिया, फिर अक्साई चीन को दे दिया, फिर करार चीन से कर लिया। तो इसलिए ये सबको बात पता है कि चीन के साथ, और एक बात और कह दूं, हमारी सरकार जब गई 2004 में $1 बिलियन, क्योंकि 2 मिनट टाइम बढ़ गया मैडम, आपके लिए टाइम है। अच्छा सुधांशु जी ठीक है, सुधांशु जी ठीक है, उनका सवाल बीच में आपसे ये था, पीछे की बात छोड़िए, आज चीन हमें क्यों डोमिनेट कर रहा है, इसका उत्तर आप दीजिए। बहरहाल अंतिम कॉमेंट जी, बोलिए सुप्रिया जी। करार की बात कर रहे हैं ना, करार की फोटो दिखा रही हूं। अमित शाह जी एज प्रेसिडेंट जाके चीन के कम्युनिस्ट पार्टी से क्यों मिले? जेपी नड्डा एज प्रेसिडेंट क्यों मिलते हैं? चीनियों को ये क्यों इनवाइट करते हैं? क्यों इनकी सारी डेलीगेशन चीन जाती है, इनके एमपीज और स्पोक्स पर्सन की? बताएंगे ये बात? सारी बातों की एक बात है, इतिहास में मत जाइए, अभी बताइए भविष्य में आप क्या करने वाले हैं। 20 जाबाजों की शहादत हुई जो 67 के बाद पहली बार, और आप बदला क्या दे रहे हैं? चीन के साथ 100 बिलियन का व्यापार घाटा कर कर एक तरह से आप आर्मी को पैसा दे रहे कि वो आके अतिक्रमण करे। प्रधानमंत्री जिस दिन अडानी का अ और चीन का च बोलने की हिम्मत कर देंगे उस दिन हम डिबेट करेंगे। दोनों बातों में उनकी हिम्मत नहीं है। क्यों इतना घबराते हैं? क्यों नहीं चीन का नाम ले पाते हैं? और जयशंकर को कब सैक करेगा ये कहने के लिए कि हम छोटी अर्थव्यवस्था है और वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे लड़े कैसे? अगर ऐसा था ना तो हम ब्रिटानिया हुकूमत से भी नहीं लड़ पाते। अगर ऐसा था ना तो विश्व के छोटे राज्य अपनी संप्रभुता के लिए लड़ नहीं पाते। ये आपकी हरकतें हैं, ये आपकी असलियत है। आप कहते हैं हम छोटे हैं, उनसे कैसे लड़ेंगे? आंख में आंख डाल के लड़ाई की जाती है, आंख में आंख डाल के बात की जाती है, लाल शर्ट पहनकर जी हजूरी नहीं की जाती है। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा आप मुझसे बहस करने लायक बन जाएंगे। अच्छा ठीक है मैडम, मेरे पास समय खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जिससे शुरुआत की थी, जयशंकर जी से तो इस्तीफा इसलिए लिया जाए क्योंकि उन्होंने कहा कि हम छोटी अर्थव्यवस्था हम बड़ी अर्थव्यवस्था से क्यों आखिर जाकर के टकराएंगे। आपने कहा भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो फिर उस पर अमेरिका और यूरोप क्यों हमारी आपकी मदद करेगा, विपक्ष की मदद करेगा? विपक्षी करेगा जो करेगा, क्यों राहुल जी उनकी मदद मांग रहे हैं? राहुल जी उनकी मदद बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं। राहुल जी तो लाखों करोड़ों लोगों के साथ जो चल रहे थे वो मदद करेंगे। इनका जो अभी झोला उठा के चलेंगे ये सब लोग बाहर 2024 में, वो मदद करेंगे। अच्छा। 33 साल का इनका गढ़ ध्वस्त हो गया। ये समझ नहीं पा रहे अभी देश में क्या हो रहा है। 47 सीटों पर पहले लड़ते थे, 2 सीट जीते थे मेघालय में, 60 पे लड़े 2 जीते। ये समझ नहीं पा रहे कि इनका अच्छा चलिए ठीक है, आप सुधांशु जी वाकई 10 मिनट से समय नहीं है। जमीन देश की जनता खिसकाएगी। ठीक है, जमीन खिसक रही है। भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रही थी जिसको देखकर इनके होश, वो शेर प्रधानमंत्री ने सुनाया था ना कि पैरों तले जमीन नहीं और कमाल यह है यकीन नहीं, ये आपके लिए बोला है अभी। देखिए सौरभ जी, हमारी और इनकी सोच में अंतर एक लाइन में बता देता हूं।
हम पे यह आरोप है इनकी तरफ से कि हम अमेरिका के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। वहां की सरकार को जब हाउडी मोदी हुआ था तो इन्होंने कहा ये क्यों नारा लगा अब की बार ट्रंप सरकार, इसका मतलब भारत अमेरिका के चुनाव को हस्तक्षेप कर सकता है। ये हमारी कुव्वत मानते हैं और अपनी औकात ये मानते हैं कि कहते हैं भारत में आके हस्तक्षेप करो। और सौरभ जी, ये बाई चांस जहां मदद मांगने जाते हैं उस देश की जमीन ही खिसक जाती है। ये पाकिस्तान में जाके कहते मोदी को हटाओ, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। अब भगवान जाने यूरोप में क्या होने वाला है, जहां जहां चरण पड़े राहुल के। आपके आकर राजनाथ सिंह जी की भी औकात बताने पर्सनल हो रही है आप। अरे वो आपकी पार्टी की बात कर रहे थे, आप लोग की औकात। चले, बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी जी, सुप्रिया सुनेर जी आज जोड़ने के लिए हमारे साथ बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।